गुड इवनिंग दोस्तों और बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जेडब्ल्यू मेन और नीट में हर साल इसमें क्वेश्चंस आते ही है हर साल। तो आज हम देखने वाले केमिकल काइनेटिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक नाम क्यों रखा गया है। उसका कुछ मीनिंग होगा, इसकी वजह से ही रखा है। नाम क्यों रखते हैं, नाम का कुछ मीनिंग होता है। तो जानेंगे कि काइनेटिक का मीनिंग होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब रेट, और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन। तो रेट मतलब होता है स्पीड। कोई भी रिएक्शन की अगर स्पीड जाननी है हमें, तो केमिकल काइनेटिक से हम जान सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक में हम उसकी स्पीड जान सकते हैं, और कोई से फैक्टर्स है जो रिएक्शन के साथ अल्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर। ये सब चीज़ें कौन कौन सी फैक्टर है रिएक्शन से, वो हमें बताया जाता है। अगर किसी ने थर्मोडायनामिक चैप्टर पढ़ा होगा तो उसे पता चल गया होगा कि थर्मोडायनामिक क्या बताता है। थर्मोडायनामिक टेल्स ओनली अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी, अगर रिएक्शन कोई होती है या नहीं होती है, ये सिर्फ बताया जाता है थर्मोडायनामिक से। तो थर्मोडायनामिक क्या बताता है कि एक दिन जो डायमंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफाइट में। क्या हो जाएगा? ग्राफाइट में कन्वर्ट होगा। ये ऐसा मानना है थर्मोडायनामिक का। लेकिन काइनेटिक क्या बोला? वैसे तो काइनेटिक से ये रिएक्शन पता नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए हजारों करोड़ों साल लग जाते। तो ये हम रिएक्शन का रेट जो है ये नहीं पता कर सकते। तो कौन सी जो रिएक्शंस है वो हम केमिकल काइनेटिक से पता किया जा सकता है। सोचो, अगर डायमंड अगर ग्राफाइट में कन्वर्ट होता तो क्या हमारे ब्रिटिश लोग कोहिनूर को लेके जाते हैं? कोहिनूर के आज के इस पीरियड में कम से कम $200 मिलियन समथिंग इसका रेट चल रहा है। अगर उनको पहले से पता रहता कि डायमंड ग्राफाइट में कन्वर्ट होने वाला है तो कोई लेके जाता? बिल्कुल नहीं। तो ये बस ऐसा मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि ये होती ही नहीं है, कि डायमंड एक फॉरएवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों करोड़ों साल जब अपन नहीं होंगे तब शायद डायमंड ग्राफाइट में कन्वर्ट हो जाए। मे बी कोहिनूर भी एक दिन ग्राफाइट बन जाए। तो हम जानते हैं कि कौन सी रिएक्शंस है वो अभी कन्वर्ट होगी, यह हम जान सकते हैं केमिकल काइनेटिक से। इसलिए हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप में। कौन से टाइप है? तो सबसे पहला टाइप है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा आता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कोई एसिड बेस रिएक्शंस आ जाती है, कुछ एसिड बेस रिएक्शंस आ जाती है, और कुछ आयनिक रिएक्शंस, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। फिर वेरी स्लो का हमने एग्जांपल देख ही लिया, डायमंड और गोल्ड का, डायमंड और ग्राफाइट का। और दूसरा एग्जांपल तुम्हें देखना है तो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो इसमें सबसे बढ़िया है अपना इंडिया का जो है टाटा का लोहा, बोला जाता है कि सबसे बेस्ट है। तो बोला जाता है हमें पता नहीं चलता कि हम लोहा लाते हैं दीवार बनाने या विंडोज बनाने के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि रस्टिंग कब होगी। दूसरा है एग्जाम्पल कि हम अगर O2 और H2 एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ये बन के वाटर फॉर्म होता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी इसका रिएक्शन पता नहीं है कि कब O2 और कब H2 दोनों से मिलते हैं और उसका पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम बिल्कुल भी पता नहीं कर पाते कि ये कब हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है और एक बहुत ज़्यादा फास्ट है। एक इसकी रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl डाल देते हैं तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, बहुत फास्ट, इतना फास्ट, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो ये हम पता नहीं कर पाते।
तो मॉडरेट रिएक्शंस हम केमिकल काइनेटिक्स से हम पता कर सकते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन पता होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो मॉडरेट होती है। चलो ये लिख लो जल्दी, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। लिखो फास्ट। फिर हम देखेंगे रेट। हमने देखा 3 टाइप्स के रेट होते हैं। फिर देखेंगे कि रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर हम फिजिक्स में देखने लगते हैं तो रेट मतलब स्पीड, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट करो तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो रेट है ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं 2 पॉइंट को लेके प्लॉट करूं, इसमें इसको मैं बोलूं ए और इसको मैं बोलूं बी। अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लूं कि 50 है और ये बाद में जाके 25 हो रहा है, और इसका अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बोलूं कि यहाँ पे है 2 और ये पे हो गया, इसका काम करता है ऐसा करता है, ये 2 और ये 12, ठीक है। ये है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है, ठीक है। तो मैं इसमें इसका वैल्यूज प्लॉट कर देता हूं। तो सी फाइनल कितना है 25 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है 25 माइनस 50 कितना हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 10 और अपना कितना आ जाएगा -2.5। अभी मुझे बताओ कि आपने कभी सुना है क्या कि स्पीड, रेट या स्पीड कोई निगेटिव में जा रही है? कोई बोलता है क्या कि हमारी जो गाड़ी है वो -2.5 पे दौड़ रही थी? बिल्कुल नहीं बोलता ना, क्योंकि निगेटिव रेट कभी होती ही नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है क्या? ये निगेटिव क्या है कि ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ये किससे पता चल रहा है? ये निगेटिव साइन से। तो जब ये लिख लो तब तक, तो मैं आगे पढ़ाता हूं। चलो आगे देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा आपको, आगे मजा आएगा ये पढ़ने में। फिर देखो, अभी देखा था हमने कि निगेटिव साइन किस लिए होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। फिर हम लोग बोलते हैं कि जो रेट है वो 2 लोगों में क्लासिफाइड किया है। एक है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। एक है एवरेज रेट और दूसरा, अभी इसको कैसे डिफरेंट कैसे? तो हम बोलेंगे कि एवरेज जो रेट है, अभी एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया था जिसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी थी 50 और यहाँ पे 25। मतलब बहुत बड़े अंतर के लिए अगर हम रेट निकालते हैं तो उसे बोला जाता है एवरेज रेट।
और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए। अगर मैं ऐसे प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कितना है, अगर ऐसे मान लिया 4.1 है और नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर 10 हो रहा है और यहाँ पे 10.1, तो अगर मैं इसका निकाल लिया सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, ठीक है। तो सी फाइनल कौन सी है, 4.0 माइनस 4.1 डिवाइडेड बाय 10.1 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.1, ये हो जाएगा 1। अगर हम इसे 0.4 पढ़ते वो और छोटा हो जाएगा, 0.01 में जाएगा, मतलब 10⁻² के आसपास कहीं जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, बहुत कम, मतलब बहुत कम के बीच का अंतर। और एवरेज रेट मतलब क्या, बहुत लंबे, बस इतना ही है, लॉन्गर पीरियड टाइम, और ये छोटा स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बस इतना ही अंतर है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में। तो प्लॉट बनाओ फटाक से। अभी हम देखेंगे रेट एक्सप्रेशन। अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिखूं ए गिव्स बी, तो रेट क्या होगी, डी ए अपॉन डी टी, डायरेक्टली डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। फिर अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू करूँ तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी कांस्टेंट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, ए एट टाइम टी, तो डी ए अपॉन डी टी किस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अगर हम इसको के को ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्या है ये, रेट कांस्टेंट है। अगर मुझे ऐसे ही dB अपॉन dt निकालना है और मैं ये बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये dB अपॉन dt किस पे डिपेंड करेगा, K, और ये हो जाएगा BT पे, ठीक है। लिख लो, ऐसा लिखो कि dA अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये रिवर्सिबल रहने दो, इधर लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। मतलब डिसअपीयरेंस मतलब कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, और अपीयरेंस मतलब क्या कि बन रहा है। अपीयरेंस की जगह फॉर्मेशन में लिख सकते हो, कुछ लोगों को बाद में पता नहीं चलता, जब क्वेश्चन देख लेते हैं तो। लिखो अभी फटाफट लिखो। अभी देखो अगला टॉपिक देखने वाले, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है देखेंगे अभी। अगर मैं रिएक्टेंट ले लूँ A2B गिव्स 3C, तो मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, dA अपॉन dt, ये क्या है dB अपॉन dt, और ये क्या है dC अपॉन dt। क्या ये सबकी रेट सेम होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये रेट सेम नहीं होगी। अगर हम रेट ऑफ इंडिविजुअल की देखेंगे तो रेट सेम भी हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पे रेट ऑफ जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बोल दिया
कि dA/dt है, उसके आगे मैं 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 ही है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 ही है। इसका अगर सेकेंड का मैं बोल देता हूँ 1/2 dB/dt है, और थर्ड का मैं देख लेता हूँ कि 1/3 dC/dt, ऐसे रख देता हूँ। तो अभी अगर देखने लगेंगे तो ये तीनों सेम हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन। क्या क्या बोला मैंने? 1/1 dA/dt इक्वल टू 1/2 dB/dt इक्वल टू 1/3 dC/dt। ठीक है, ऐसे समझो कि मैं और मेरा दोस्त अभी दौड़ने लगे, ठीक है। हमें टोटल जाना है 10 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तीनों को भी 10 किलोमीटर में दौड़ना है। तो अभी तीनों को 10 किलोमीटर दौड़ना है कि एक बंदा क्या कर रहा है, 1 घंटे में दौड़ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है 2 घंटे में, और तीसरा क्या कर रहा है 3 घंटे में दौड़ रहा है। तो अगर मैं ऐसे मान के चलो कि पहला क्या कर रहा है 1 घंटे में, दूसरा 2 घंटे में, और तीसरा 3 घंटे में दौड़ रहा है, और मैं इसके आगे इसका स्टोइकोमेट्री रखूं, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? सबका क्या हो जाएगा 1/10 1/10 1/10। क्या अभी ये इक्वल है कि नहीं है? बताओ, अभी कमेंट करो फटाफट। क्या अभी ये इक्वल है? इसलिए मैं बोला कि अगर 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तुम डिवाइड कर देते हो, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन, तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। लिख लो जल्दी फटाफट। अभी देखा हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्री क्या होती है? अगर मैं ऐसे लिखा 1A 3B गिव्स 5C, ठीक है। तो ये अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस लिखना है तो कैसे लिखने का? अगर रिएक्टेंट है तो वो क्या होगा? डिसअपीयर होगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले शब्द को रेट में लिखो dB/dt, मतलब रेट ऑफ dB, dC/dt। फिर क्या करो, अगर रिएक्टेंट है तो सामने निगेटिव लगाओ, निगेटिव, और अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगाओ, बस इतना ही है, सिंपल। तो ये निगेटिव के साथ -dA/dt बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये निगेटिव के साथ dB/dt देता है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ठीक है। और ये क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है। समझा कि नहीं? अगर तुम एक क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू दी है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। ये पहले समझा क्या बोलो। और स्टोइकोमेट्री क्या होती है? ये सामने वाला, अगर स्टोइकोमेट्री करनी है 1/1, इसके आगे क्या करोगे 1/3, इसके आगे क्या आएगा 1/5, मतलब ये जो सामने वाली चीज है इसे क्या बोलेंगे हम? स्टोइकोमेट्री, ठीक है। लिखो फटाफट। अगर इनको तीनों को इक्वल बोल देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? 1 मोल के बराबर हो जाता है, 1 मोल के इक्वल हो जाता है अगर तुम स्टोइकोमेट्री को डिवाइड कर दे तो। क्यों? क्योंकि वो 1 मोल मतलब क्या, तीनों इक्वल हो जाते हैं बस। तो अभी मैंने करके दिखाया था 1/1 करके, तो 1/10 1/10 आया था, जो दौड़ने वाला एग्जाम्पल दिया था।
ठीक है ना, लिखो फटाफट। तो एक लाइन लिखो, जो इंडिविजुअल रेट है, इंडिविजुअल रेट कैन बी इक्वल और नॉट बी इक्वल, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलनी है कि कौन सी, कि वो रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म ऑफ रिएक्शन। इसकी वजह से बहुत लोग रोने लगते हैं। अगर रिएक्शन, बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिएक्शन में बैलेंस फॉर्म में नहीं देते हैं और लोग करना भूल जाते हैं, फिर आके रोने लगते हैं। इससे बढ़िया है सबसे पहले रिएक्शन देखो और फिर देखो कि बैलेंस है कि नहीं, और फिर स्टोइकोमेट्री डिवाइड बाय करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, लिख लो इतना। अगर आपको रिएक्शन दी है HI गिव्स H2 + I2, तो सीधा इसका अगर बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो सीधा लिख नहीं देना है कि 1/1 dHI/dt dH2/dt, ऐसे नहीं करना है। पहले देखना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है कि नहीं है। तो हमने देखा कि HI गिव्स क्या मिल रहा है, H2 और I2, लेकिन HI क्या है, एक है और I भी एक है, लेकिन H2 कितने हैं, 2 है, I2 भी 2 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 2 देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगी, बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री पे 1/2 करना पड़ेगा HI, और फिर ये जैसे कि तैसे I2/dt। ठीक है ना, अभी समझा कि नहीं बैलेंस फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिएक्शन देखने के बाद तुरंत देखने का कि ये बैलेंस फॉर्म में है कि नहीं, फिर ही रिएक्शन करने का। चलो, अभी हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। फिर क्या हमने देखा कि वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अभी क्या देखेंगे, अगर हमें एक रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन का पता चल गया तो हम उससे दूसरे इंडिविजुअल का पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूँ कि मानो कि 2A + B गिव्स 3C, ऐसे क्वेश्चन दिया है। अगर मैंने बोला कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या है, 5 mol/s, ठीक है। तो क्या तुम बता सकते हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C क्या होगा, क्या तुम बता पाओगे? तो सबसे पहले क्या करने का, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में मेंशन किया है उसका पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक ही चीज़ दी है और C के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहले हमने लिख लिया कि dA/dt = dC/dt, उसका स्टोइकोमेट्री इसके नीचे, इसका स्टोइकोमेट्री इसके नीचे, ठीक है। इतना कर पाओगे? उसके बाद इधर क्या रहता है, माइनस, क्योंकि क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि बोला है ना डिसअपीयरेंस है। तो जो डिसअपीयरेंस होता है वो क्या होता है, ये निगेटिव के साथ वाली टर्म के साथ dA/dt, मतलब ये निगेटिव और ये dA/dt हमने हटा दिया, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 5, लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसकी वो वैल्यू है। और हमें पूछा क्या गया है, dC/dt की टर्म,
तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू dc/dt। ठीक है ना। तो इस आंसर क्या हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड dc/dt मोल पर सेकेंड। ठीक है, समझा कि नहीं। जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है उसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और फिर डिसअपेरेंस का और फॉर्मेशन का, जिसका भी वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, तो आंसर निकल जाएगा। लिखो, इतना क्वेश्चन लिखो। ये 2 पॉइंट लिख लो। 2 पॉइंट क्या है कि नो रोल ऑफ स्टोइकोमेट्री इन डिफाइनिंग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जो स्टोइकोमेट्री है उसका कुछ भी रोल नहीं है कि डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस बताने के लिए। उसका रोल कहाँ है, टू डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुम्हें तीनों की टर्म इक्वल करनी है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है, स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके वो तीनों सेम हो जाती है टर्म्स। तब जाके उसको बोल सकते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 मोल के इक्वल है, जब डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं तब। तो इतना लिखो पॉइंट। फिर एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, 2 क्वेश्चन कराते हैं और क्लास खत्म कर देते हैं बस। क्वेश्चन देखो कि क्या बोला है कि 3p + 5q gives 2r। फिर बोला है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r कितना है, 2 मोल पर सेकेंड, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ q क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि जो जिसकी वैल्यू दिया है गिवन में उसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो इसका क्या था, रेट dq/dt, और इसका क्या था, dr/dt। ठीक है, और 1 इसकी स्टोइकोमेट्री, 1 इसकी स्टोइकोमेट्री। ठीक है, अगर ये है तो इधर नेगेटिव लगाओ, इधर लगाओ पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमें पूछा क्या है, डिसअपीयरेंस, मतलब ये निगेटिव के साथ dq/dt। ठीक है ना, इतना पूछा है, तो क्या होगा, ये dr/dt दिया है क्या, हाँ दिया है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा -dq/dt। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ q, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, लिखो। अभी लास्ट एक JEE मेन का प्रीवियस ईयर करते हैं, एक क्वेश्चन PYQ, और फिर खत्म कर देते हैं आज की क्लास इधर। देखो, क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है कि लोग देखते ही डर जाएंगे कि मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आधे लोग देख के स्किप कर देंगे, लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो बताया है उसके थ्रू जाना है। पहले देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दिया है। NO2 required for the reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCl4 as per equation। इक्वेशन ये दिया है कि 2N2O5 गैस gives 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। फिर क्या दिया है, दिया क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 3.0, और फाइनल कितनी दी है 2.05, किसकी, N2O5 की। टाइम दिया है 30 मिनट, और फिर पूछा है फॉर्मेशन ऑफ NO2। अरे बहुत सिंपल है, पहले क्या करना है, अपने को जो पूछा है और जो गिवन दिया है उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। किसका किसका दिया है, N2O5 का, और पूछा है NO2 का। सबसे पहले क्या लिखो, 1 स्टोइकोमेट्री, 1/2 d ऑफ N2O5/dt, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 d ऑफ NO2/dt। सिंपल है।
अभी d(n2) का क्या, n2O5 का C ऑफ फाइनल माइनस C ऑफ इनिशियल। फाइनल कितना दिया है, फाइनल दिया है 2.75 माइनस 3.00, ठीक है। ये 1/2, ये dt कितना दिया है 30, और ये 1/4 dNO2 अपॉन dt, ठीक है ना। अभी ये कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसकी होल टर्म डिवाइडेड, इधर का जो 4 है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई किया। ऐसे लिखना है 0.25 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 होल टर्म डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू dNO2 अपॉन dt, ठीक है। तो 0.25 अपॉन 60 कितना हो जाएगा 0.00416, इतना वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय अगर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स मान लिया तो 4 4 जा 16, मतलब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.00166, नहीं 0.0 आ जाएगा ना, 01664, ठीक है ना। पॉइंट के दूसरे बात 1 2 मतलब 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² बराबर है। एकदम सिंपल है, मार दो टिक और बस यहाँ पे हम रुकते हैं आज के लिए। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करना। बहुत मेहनत लगता है कोई भी चैनल बनाने के लिए, इतना कौन लिखता है फ्री में ऐसे ही। तो ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो थैंक यू।